जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने आइडिया टू बिजनेस मॉडल में यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर जो 5 है वो हमारा है कम्युनिकेशन। तो इस यूनिट में आप क्या जानेंगे? आप इस यूनिट में जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैसे बिजनेस में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, कैसे अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा चीज़ इस यूनिट के अंदर है। आखिर में ये यूनिट रखा क्यों गया है? ये जो बिजनेस मॉडल में जो कम्युनिकेशन जो हमारा रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि आप तो जानते बहुत हैं, जैसे आप जानते बहुत जानकारी नॉलेज आपके पास बहुत है, लेकिन इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस यूनिट में हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे अपने आप को जो आपका जो थॉट हो, जो आपका वे ऑफ बिलीव हो, उसको रिप्रेजेंट। द मेन मोटो क्या है इस यूनिट का? पहले हमको मोटो जानना होगा कि हमारा ये जो मेन मोटो है उसको यूनिट का क्या है। जो इस यूनिट का हमारा जो मेन मोटो है ना, वो है कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने थॉट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा मेन मोटो है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस यूनिट को। तो देखिए ये यूनिट में कम्युनिकेशन, पहले हम मीनिंग देखेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्ट ऑफ डेवलपिंग मीनिंग एमंग द एंटाइटीज और ग्रुप through the use of sufficiently maturely yes understood the sign symbol and symbiotic convention। yes देखिए ये क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? पहले कम्युनिकेशन क्या है? अब एक्ट ऑफ डेवलपिंग, कैसे अपने अंदर जो आप डेवलप कर रहे हैं, अपने मीनिंग को डेवलप कर रहे हैं और रिप्रेजेंट किसके बीच में कर रहे हैं? इंटाइटीज और ग्रुप। किसी कोई ग्रुप हो, कोई इंटाइटीज हो, कई डिफरेंट डिफरेंट इंटाइटीज हो, वो आए हों और आप अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने जो आप अपने अंदर जो डेवलपिंग मीनिंग किए, जो आप अपने अंदर डेवलप किए थ्रू किसके द्वारा? यूज ऑफ सफिशिएंटली मैच्योरली अंडरस्टैंडिंग साइन सिंबल एंड सिम्बोइटिक कन्वेंशन। ये 3S वाला फॉर्मूला आपको जरूर याद करना है। जब भी बात आए बिजनेस मॉडल या कोई भी मॉडल हो, उसमें अगर कम्युनिकेशन का बात हो तो अपने डेवलप जो आप खुद जानते हो, आप अपने एक्सप्रेशन को कैसे डेवलप करोगे, किसके बीच में? इंटाइटीज के बीच में, ग्रुप के बीच में। कैसे आप उसको एक्सप्रेस करोगे? थ्रू 3S फार्मूला। 3S क्या है? साइन सिंबल सिम्बोइटिक। सिम्बोइटिक मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, कैसे उसके अंडरस्टैंडिंग को, कैसे उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए आप बात कर रहे हो, उसका मीनिंग होता है सिम्बोइटिक। तो आप कम्युनिकेशन के मीनिंग में जरूर ये वर्ड मेंशन कीजिएगा, आपको एग्जामिनर जरूर नंबर देगा। तो ये 3S वाला फॉर्मूला आपको हमेशा रिमेंबर करना है अपने कम्युनिकेशन चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं? द इफेक्टिव कम्युनिकेशन अंडरस्टूड दियर ऑडियंस। मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आपके जो ऑडियंस हो, जो आपको सुनने वाले हो, अगर वो आपको समझ रहे हैं तो वो क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चूज एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल। अगर उसके लिए क्या करना होगा? आपको अप्रोप्रिएट चैनल, चैनल आपका कुछ भी हो सकता है, कोई मीडियम। चैनल मतलब क्या? कोई मीडियम, या कोई जैसे आप मान लीजिए टेलीफोन पे ही बात कर रहे हो तो टेलीफोन आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन चैनल हुआ। अगर आप जैसे आप मान लीजिए कोई माइक के थ्रू, वो क्या है कि आपका अगर अप्रोप्रिएट जो कम्युनिकेशन चैनल हो, अगर वो आपका मैसेज कहाँ भेजे? देखिए यहाँ लिखा है होन्स दियर मैसेज। वो आप जो बोल रहे हो, आप जो मैसेज दे रहे हो, उस मैसेज को ले और उस चैनल के थ्रू इनकोड द चैनल इनकोड एंड द मैसेज टू रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर। यस कि देखिए जो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब आप चैनल जो सेलेक्ट किए हो वो अप्रोप्रिएट हो, वो एकदम वाकिफ हो, और उसका जो मैसेज है वो इस रिसीवर के पास ऐसा पहुंचे कि उसमें जो इंटरप्रिटेशन हो वो बहुत ही कम हो। यहाँ पे देखिए लिखा है मैसेज टू रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग बाय रिसीवर, कि आपका ऐसा मैसेज होना चाहिए कि जो रिसीवर के पास पहुंचे वो एग्जैक्ट मैसेज पहुंचे। हालांकि एग्जैक्ट तो कोई चीज होता नहीं, इसीलिए बोला है कि रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग। जितना कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए उतना रिसीवर के पास पहुंचाना ही हमारा क्या मेन मोटो होता है। वही हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसी को बोलते हैं। आगे बोलते हैं
ओनली मोटिव क्या है, रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, मिसअंडरस्टैंडिंग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आप अपने मोटिव, जो आपका मोटिव होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे भी करके आपको रिड्यूस ही करना है। उसके लिए आप सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो या अच्छे सोर्सेज यूज कर सकते हो जहाँ से आप इंफॉर्मेशन लिए हुए हो। तो ये कई सारे पॉइंट हैं। दे विल ऑल्सो सीक अ फीडबैक। यस, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लेना है तो फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, फीडबैक आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए रिसीवर से कि मैसेज रिसीवर हमारे अंडरस्टैंड किए हैं, वो मैसेज आपको जरूर पहुंचना चाहिए। आपको एक फीडबैक जरूर लेना चाहिए, उससे क्या होगा, आप मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अटेम्प्ट टू करेक्ट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहा रिसीवर के बीच में, कोई कंफ्यूजन रहा, कोई आपका जैसे इल्यूजननेस हुआ, तो उसको आप तुरंत उसको करेक्ट कर दोगे जैसे एज सुन एज पॉसिबल। इसलिए फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो मोटिव होता है वो हमारा रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसे उसके मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे रिड्यूस करें, और जो मैसेज हम दिए हैं उसमें फीडबैक के थ्रू हम उसके जाने कहीं क्या जो रिसीवर है कहीं वो गलत में से इंटरप्रेट नहीं ना कर लिया, कहीं वो जो कहीं उसके अंदर कंफ्यूजन कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कंफ्यूजन आ गया तो उसको क्लेरिफाई करना, क्लैरिटी, ये मोटो है होना चाहिए। मोटो क्या होना चाहिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, क्लैरिटी। यस, ये आपको जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जाके ले लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो बना है बहुत ही मेहनत से बना है, इसको कई सारे सोर्सेज से लिया गया है। इसलिए आप इस नोट्स को टेलीग्राम लिंक दिया है उस पर जाके आप ले सकते हैं, या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कर दूंगा, उसमें आपको कमेंट करेंगे आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो मोटो होता है वो क्या होता है, क्लैरिटी, अटेम्प्ट टू करेक्ट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन या एज सुन एज पॉसिबल। ये हमारा रहा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं रिसीवर के बारे में। यस, अब रिसीवर क्या कर सकता है, रिसीवर कैन यूज अ टेक्निकल सच एज क्लैरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्शन। यस, क्या होगा, अब देखिए रिसीवर जो होता है वो क्या होता है, रिसीवर क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज को, जो सेंडर द्वारा जो भी मैसेज दिया गया हो उसको क्या करता है, वो रिसीव करता है। और जो रिसीवर होना चाहिए उसको मस्ट बी क्लैरिफिकेशन और रिफ्लेक्शन जरूर होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये क्लैरिफिकेशन और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है कोई नहीं, वेट कीजिए, वेट, जस्ट वेट। इंश्योर मैसेज सेंट हैज बी अंडरस्टूड करेक्टली। यस, जो मैसेज आपको सेंडर के द्वारा सेंड किया गया हो वो मैसेज आपके तरफ, जो आप रिसीवर हो वो आपको अंडरस्टैंड हो, करेक्टली अंडरस्टैंड हो, करेक्टली, यस, अंडरस्टैंड नहीं करेक्टली, अगर मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है, इसलिए करेक्टली अंडरस्टैंड हो उसी को बोलते हैं क्या, रिसीवर, रियलिटी रिसीवर। तो ये पॉइंट आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, क्लैरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्शन, जरूर ये पॉइंट मेंशन कीजिएगा। तो ये रिफ्लेक्शन का बात हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ प्रोसेस हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस हैं वो देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी सेंडर हो, जैसे कोई भी मैसेज किसके द्वारा भेजा जाता है, सेंडर के थ्रू भेजा जाता है। और सेंडर क्या करता है, कोई मैसेज को इनकोड करता है और चैनल के थ्रू, और किसके थ्रू, चैनल के थ्रू वो क्या करता है, भेजता है। अब जब चैनल भेजता है, जब चैनल के थ्रू उस मैसेज को इनकोड करके भेजता है तो रिसीवर उसे कैसे लेता है, रिसीवर उसे उसको डिकोड करता है। पहले तो जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, वो मैसेज कैसे भेजेगा, इनकोड करके कोई कोडिंग में या कोई भी मैसेज डिलीवर करेगा, फिर उस चैनल के थ्रू वो जाएगा, फिर उस चैनल के थ्रू गया तो उस मैसेज को वो डिकोड करेगा। कौन डिकोड करेगा, रिसीवर। यस, रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा और रिसीवर उस मैसेज को ले लेगा। अब देखिए, आप मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए दो, एक सेंडर रेड वाला हमारा जो है वो सेंडर रहा और ये वाला हमारा रिसीवर रहा। तो मान लीजिए सेंडर कोई मैसेज भेजा, अब जैसे मान लीजिए कोई भी सेंडर क्या किया, मैसेज को ऐसे भेजा,
ये मैसेज को असली मैसेज हमारा ऐसे था वर्टिकल, लेकिन सेंडर क्या किया, उसको इनकोड किया, इनकोड करके ऐसे भेजा। अब देखिए ये इनकोड मैसेज हुआ, इनकोड मैसेज कहाँ गया, चैनल में गया, चैनल में गया। अब यहाँ पे हमारा तो रिसीवर है, अब चैनल यहाँ पे गया, फिर वो डिकोड करेगा, फिर वो जो रिसीवर लेने से पहले उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड, फिर से ये डिकोड किया, तो मतलब हमारा चैनल जो हमारा मैसेज था वो फिर से वर्टिकल हुआ और एग्जैक्ट हमको रिसीवर को मिल गया। यस, ये पॉइंट होता है क्या, इनकोड और डिकोड का मतलब। फिर फीडबैक अब कैसे देता है रिसीवर, फिर रिसीवर कैसे फीडबैक देगा, फिर मान लीजिए अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अब सेंडर हो गया, ये रिसीवर, ये फीडबैक दिया, इनकोड किया, ये वर्टिकल था, इसको इनकोड करके हॉरिजॉन्टल किया, फिर वो बैरियर के चैनल के थ्रू गया, फिर वो यहाँ पे क्या हुआ, डिकोड, फिर वर्टिकल गया, यहाँ मैसेज पहुंच गया। तो ये कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो फीडबैक कैसे होता है, वो फिर फीडबैक जो होता है वो रिसीवर के थ्रू इनकोड किया जाता है और वो चैनल के थ्रू डिकोड होके सेंडर के पास पहुंच जाता है। अब कहेंगे सर इस चैनल के बीच कई सारे तो रुकावटें आ सकती हैं, दरारें आ सकती हैं, बीच में कुछ भी हो सकता है। यस, कुछ तो होता है ये जरूर, इसीलिए क्या होता है, चैनल में हमारे बैरियर आते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे बैरियर आते हैं। अभी हम बैरियर जरूर देखेंगे। अब पहले कम्युनिकेशन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। अब देखिए, अब मल्टीपल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, ये सब पॉइंट जो है वो एग्जाम में जरूर पूछता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए आपको ये रिमेंबर होना चाहिए। देखिए मल्टीपल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू मैसेज हमारा जाए सेंडर रिसीवर के पास, या टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, या ईमेल हो सकते हैं, या कोई प्रकार का इंटरनेट के इंक्लूडिंग जैसे सोशल मीडिया हो सकता है, या फेसबुक हो सकता है, या ट्विटर के थ्रू हो सकता है, या टीवी के थ्रू हो सकता है, या रिटन लेटर कोई लिख के आप भेज सकते हो, या कोई ब्राउचर हो, या कोई रिपोर्ट के थ्रू हो सकता है। तो मल्टीपल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट तरीके से आप मैसेज को भेज रहे हैं, या तो फेस टू फेस हो, या टेलीफोन कॉल्स हो, या टेक्स्ट मैसेज हो, या ईमेल हो, या इंटरनेट हो, या किसी सोशल मीडिया का फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी हो, कैसे भी मैसेज बस पहुंचना चाहिए रिसीवर के पास। ये मोटो होता है क्या, हमारे मल्टीपल कम्युनिकेशन का। अब एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, अपने अपने जीन्स में डाल लेना है, क्या, ईच कम्युनिकेशन चैनल हैज अ डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस, सभी कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्ट्रेंथ और डिफरेंट वीकनेस होते हैं, इसलिए आपको जो भी कम्युनिकेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ को जानना होगा, उसके वीकनेस को जानना होगा, फिर उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, आप जानोगे कि कैसे क्या किया राइट है या रॉन्ग है। इसलिए ईच कम्युनिकेशन चैनल हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट वीकनेस। यस, अब उसके आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कोई भी जल्दी नहीं है। अब इसकी कैटेगरी क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, देखिए कम्युनिकेशन की कैटेगरी क्या है, देयर आर वाइड रेंज ऑफ वेज इन विच वी कम्युनिकेट एंड मोर देन वन मे बी एक्वायरिंग एट अ गिवन टाइम। यस, ये क्या कह रहा है कि कई सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं क्या, कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे एक ही बार में क्या हो सकता है, मल्टीपल वे हो सकते हैं कि आप कैसे मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे कई सारे वेज हैं हमको, तो उस वेज को जानने के लिए हमको कुछ जैसे जो इम्पोर्टेंट जो तरीके हैं मैसेज जिससे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने भेज सकते हैं रिसीवर के पास, कई सारे वेज हैं। तो पहला वेज बात करते हैं स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। यस, अब देखिए नाम से पता चल रहा है क्या, स्पोकन मतलब बोल रहा हूं, या कोई भी वर्बली, या अपने जैसे हम आपको कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। जो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो क्या होता है, हमारा वर्बल होता है अगर फेस टू फेस हो रहा हो, या टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, अगर आप टेलीफोन में क्या होता है, आप बात के कोई मैसेज को बात करके मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक वही चीज़ हमारा किस में होता है, हमारे इस वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। जहाँ पे भी स्पोकन, जहाँ पे कोई चीज़ बोल के आपका कम्युनिकेशन हो, वहाँ पे उसको क्या बोल देंगे, स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन कई सारे फेस टू फेस, टेलीफोन या रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, या टेलीविज़न या यूट्यूब के भी थ्रू, वो क्या है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, यूट्यूब। तो ये भी आपका क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। अब कहेंगे सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कोई नहीं, रुके रहिए। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मैसेज आप
ट्रांसफर कर रहे हो, आप भेज रहे हो रिसीवर के पास, तो वो किसके थ्रू होना चाहिए? कोई लैंग्वेज हो सकता है, कोई जेस्चर, जैसे इशारा करके आप नहीं देखते हैं जो थोड़ा जिसको सुनाई नहीं देता है एकदम, तो वो कैसे एक्सप्रेशन के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई एक्ट करके, या कोई आप ड्रेस पहन, जैसे कोई डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस, हाउ वी ड्रेस अप, ये सारा क्या होता है? एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। या कैसे आपको कोई भी सिग्नल या कोई टोन दे रहे हो, कोई टोन होता है तो उस वो हो सकता है, या कोई इमोशनल, जो इमोशनल हो सकता है। इसमें कई सारे एड स्पोकन मैसेज भी होते हैं इसमें। तो नॉन वर्बल मतलब जनरली क्या होता है? नॉन वर्बल में कोई भी मैसेज आप कैसे भेज रहे हो, आप कोई भी मैसेज भेज रहे हो जो हमारे रिसीवर के पास, वो हमारा जेस्चर मतलब क्या होता है? हाथ के इशारा के थ्रू, या बॉडी अपने जो पोस्चर है उसके थ्रू दे सकते हो, या अपने जो फेस एक्सप्रेशन होता नहीं है, मूड या इमोशनल आपका हो सकता है कम्युनिकेशन, उससे आप बता रहे हो कि यार अभी अपसेट हो रहा हूँ, यार अभी दुखी हूँ। तो ये सब हमारा किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इसमें कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला चीज़ है ही नहीं। स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परहैप्स अब जो हमारा ये था, जो नॉन वर्बल था, वो क्या हो सकता है? इवन अनइंटेंशनली। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम मैसेज नहीं कम्युनिकेट करना चाहें, लेकिन तब पर भी क्या होता है, वो कम्युनिकेट हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आप कॉलेज जा रहे हो, एकदम जीन्स पैंट पहन के जा रहे हो, विदाउट एनी मोटो, बस आप डेली जैसे जाते हो, आप एकदम एकदम परफेक्ट होके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लिए आराम से जा रहे हो। लेकिन मान लो कोई आया, कुछ सोचा कि अरे यार ये तो कैसा है, तैयार हो क्या रहा है, कहीं कुछ है क्या स्पेशल, तो ये क्या हो गया? अनइंटेंशनली कम्युनिकेशन हो गया। तो क्या हुआ इसका मतलब? वही ना कि आप उसको, तो आपका नॉर्मल लाइफ था, लेकिन अगले वाले सामने वाले के बंदे को क्या समझ में आया, कौन जानता है? इसलिए क्या होता है, नॉन वर्बल में कभी कभी परहैप्स इवन अनइंटेंशनली, कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो जाता है कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन। यस, जो रिटन कम्युनिकेशन जानने से पहले भी हम कुछ देख लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? हमारा लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू होता है, या सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या कोई बुक के थ्रू हो सकता है, या कोई मैगजीन, जहाँ पे भी रिटन वाला फॉर्म आए, या कोई इंटरनेट या कोई भी मीडिया हो सकती है जहाँ पे भी आपको रिटन वाला फॉर्म नजर आए, वो क्या होता है? हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है। अंटिल रिसेंट टाइम, आज के समय क्या हो गया, कई सारे जो ये क्या हो गया, रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ राइटर पब्लिशर वर वेरी पावरफुल व्हेन इट कम टू कम्युनिकेट विथ रिटन वर्ड। यस, इसका मीनिंग क्या है बोलेंगे सर? इसका मीनिंग आपको जस्ट अभी समझाते हैं। देखिए, जो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, हमारा एक पावरफुल ये कम्युनिकेशन वे है कि कोई भी ये चीज क्या एविडेंस हो जाता है। अगर आप किसी चीज को देखेंगे, आप कोई भी लॉ में क्या होता है, लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या होता है, वहां पे अधिकतर चीज क्या मानते हैं कि रिटन प्रूफ लाओ भाई, प्रूफ लाओ, प्रूफ रिटन के फॉर्म में प्रूफ होना चाहिए। यस, रिटन जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल, वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन होता है। तीनों में से जितना आपने पढ़ा अभी तक, उसमें आज के समय क्या हो रहा है, अधिकतर लोग कोई चीज क्या कर रहे हैं, आज के समय अधिकतर लोग कोई चीज लिख के आप पब्लिश कर रहे हो, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। क्यों? रिटन में वो सेव रहेगा, कि उसका प्रूफ आपके पास रहेगा कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा बोला था। इसलिए क्या हो रहा है, ये रिटन में इंटरनेट पे पब्लिश होने के कारण क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयजन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी। यस, जब ये ऑनलाइन हो गया, आज के समय सभी चीज़ तो देख रहे हैं आप, ऑनलाइन हो गया, इसमें क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयट हो सकता है, कि आप नहीं चाहते हैं यार कि मेरा मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास पढ़े, मैं जिसको नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट का ज़माना हो गया है, इसलिए जो आपका मैसेज है वो गलत होके आपके न चाहते हुए भी वो मैसेज क्या हो गया है, एक्सप्लॉइट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसका एक मतलब थोड़ा डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं, लेकिन एडवांटेज इसका बहुत ही पावरफुल है, एविडेंस के रूप में ये क्रिएट होता है। अब एक चीज बहुत ही याद करिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब इसका मतलब क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग या मॉम का मीनिंग क्या है, ये बताते हैं आपको। देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आप जैसे मीटिंग में हो, उसमें क्या आप जो जो प्रीवियस गलतियां किए हो, माई जो प्रीवियस व्हाट ईयर प्रीवियस, जो आपके प्रीवियस जो इसके पहले मीटिंग था, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 10 मिनट का आपने मीटिंग किया, उसमें जो आपके प्रीवियस ईयर थे उसको आप फोकस किए, उसको कंप्लीट करने के लिए
जस्ट कंप्लीट होने वाला है इसलिए कर सकते हैं। या प्रायर चेकिंग, आप चेकलिस्ट जैसे आप बनाते हैं ना, देखिए मिनट्स ऑफ मीटिंग है ना, ये क्यों होता है? जैसे आप देखते होंगे कोई भी चीज़ लार्ज लेवल पे होता है तो वही चेकलिस्ट बनाया जाता है कि देखा जाता है कौन कौन सा सारे चीज़ हमने कर दिया, परफॉर्म एक्शन कर दिया, उसी को बोलते हैं क्या? प्रायर चेकिंग, पहले चेकिंग, एग्जीक्यूशन से पहले चेकिंग। एनिमी आर हिडन एंड चेक, यस, कहीं एनिमी नहीं छिपा है या कोई चीज़ गलत नहीं हो रहा है, इसलिए पहले से वो क्या करते हैं? प्रायर चेकिंग, चेक कर लेते हैं। एक मिनट ऑफ मीटिंग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जैसे लार्ज स्केल पे जब आ रहा है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इलेक्शन मान लीजिए कल है, तो आज इलेक्शन कमीशन वाले जो हमारे मेंबर रहेंगे वो क्या करेंगे? आज एक डेमो की तरह एक आप कर सकते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब डेमो कि आप एक्चुअल कैसे होने वाला है कल, आज ही परफॉर्म करके देखते हैं क्या उसमें कोई गलत इंटरप्रिटेशन या कहीं उसमें कुछ कमियां नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू भी हमारा कम्युनिकेशन होता है। यस, ये अधिकतर हमारा विजुअलाइजेशन किस में होता है? अधिकतर प्रेजेंटेशन आप देने जाते हैं, उसमें आप क्या ग्राफ या चार्ट के भी थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अधिकतर ये यूज कहाँ? एक्सेल में होता है, आप एक्सेल यूज करते हैं। मैप या लोगो या कोई प्रकार के विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें क्या होता है? आपका विजुअलाइजेशन होता है। और जो विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन का हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यस, कि जो सामने वाला बंदा है या कोई भी व्यक्ति है वो हमारी बातों को अच्छे से समझ जाए। वो ग्राफिकली क्या कहते हैं, लोग अधिकतर कहते हैं ना कि अगर ग्राफ के थ्रू या कोई पिक्चर्स या कोई डेटा के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आसानी से समझ में आ जाएगा। वही चीज़ हमारा क्या है? विजुअलाइजेशन प्रोसेस। कैसे आप, इसका जो गोल होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को कहीं ना कहीं गलत मिस इंटरप्रिट ना हो, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राफ एंड चार्ट्स, मैप, लोगोज, कई सारे चीज यूज करते हैं, इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली दिस विजुअलाइजेशन। इसलिए विजुअलाइजेशन भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं अब इस कम्युनिकेशन चैप्टर में। यस, उसके बाद आता है एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंटर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिगार्ड एज अ फिनोमिना विच सिंपली हैपन। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटर कम्युनिकेशन होता है, जो द प्रोसेस ऑफ इंटर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज फिनोमिना, ये कोई फिनोमिना नहीं है। जैसे इंटरपर्सनल में क्या होता है, मान लीजिए कोई आप जा रहे हैं तो उसमें आपके अचानक कोई मिल गया, आपको कोई गलत नहीं कह सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया, सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे दिया, आप चाहते नहीं हो, कोई फिनोमिना ये नहीं है, लेकिन ये सिंपली क्या हैपन हो जाता है आपके साथ। मस्ट इन्वॉल्व मतलब क्या होता है? ये मस्ट इन्वॉल्व वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी फिनोमिना नहीं है कि ये जरूर होगा ही, ये क्या होता है? सिंपली हैपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखे हैं इसके लिए, द पार्टिसिपेंट हु नेगोशिएट देयर रोल्स विथ ईच अदर वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। इसमें क्या होता है? अगर देखिए मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, आप जा रहे हो, आप मान लीजिए बॉस हो किसी बड़े कंपनी के, तो आप जा रहे हो अपने केबिन या ऑफिस में जा रहे हो, तो कोई इंप्लॉय आया, आपको इन्फॉर्मेशन दिया, सर ऐसा ऐसा बात है, तो आप क्या करेंगे? तो वो आपको एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ कि आप ये सोचे नहीं थे कि हमेशा ये व्यक्ति जुड़ेगा ही, लेकिन हो जाता है, सिंपली हैपन। तो इसमें क्या होगा? जो पार्टिसिपेंट होगा वो अपने रोल को क्या करेगा? निगोशिएट करेगा, कहेगा सर आप बताइएगा मत, ये कॉन्शियसली हो सकता है या अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। द मैसेज और कम्युनिकेशन सेंट बाय सेंडर थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल टू वन और मोर रेसिपिटेंट। यस, इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है क्या कि कोई भी मैसेज या कम्युनिकेशन हो वो सेंडर के थ्रू भेजा जाए, लेकिन उसमें जो चैनल होते हैं वो एक चैनल या कई सारे चैनल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लीजिए आपने मैसेज किया, मैसेज भेजा किसी सेंडर, मान लीजिए आप सेंडर हो, आप मैसेज एम्प्लॉय को भेज दिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वो क्या करेगा? जो चैनल होगा उसमें कई सारे रेसिपिएंट जुड़े हुए हैं, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन भेजा सेकेंड वाले को। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए मान लीजिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजे, मान लीजिए आप सेंडर हो, ये चैनल है, तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन भेज दिए, तो ये क्या हो गया? आपको कई सारे रेसिपिएंट इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये मीनिंग क्या है? हमारा जो मीनिंग है यही कह रहा है इंटरपर्सनल का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस
यूनिट में। अब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन के, अब देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, पहला इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। क्यों इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है? क्यों? क्यों मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है कि टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन। अब इसमें देखिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना क्यों जरूरी है कि मान लीजिए सपोज दैट आप मैनेजर हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करोगे, कोई आपको जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना होगा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ईजी वे होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज क्या हो जाए, आपको इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। जो आप एज अ मैनेजर यू हैव टू ऑलवेज बी वेरी सिंप्लिसिटी एंड वेरी 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 ऑर्डिनरी। आपको एक कॉमन पीपल की तरह सोचना होगा, कैसे उस इंफॉर्मेशन को हम भेजें और अगले सामने वाला जो बंदा हो वो तुरंत हमारे बातों को समझ जाए। जो भी आपका प्लानिंग हो, आपने देखा था प्लानिंग के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल आते हैं, और जो प्लानिंग हो, जो ऑर्गेनाइजिंग आप कर रहे हो और जो लीड कर रहे हो और जो कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोलिंग यानी क्या, फॉलो अप, कि कैसे आपको फॉलो अप करना है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। यस, फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने मैनेज टू परफॉर्म दियर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आपको कम्युनिकेशन अगर अच्छा आता है तो आपको कहीं ना कहीं अपने जॉब को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये मैनेज करने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अहम रोल करता है। और जो हमारा ये जो कम्युनिकेशन होता है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि आप एक फाउंडेशन बनाते हो। जो आपका प्लानिंग होता है, अपने अपने जो थॉट्स हो, जो आपके मन में विचारों में बात हो, वो इजीली एक्सप्लेन आप कर सकते हो सामने वाले बंदे को। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे प्लानिंग को बनाने में, उसको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट देने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में और उसको लास्ट में एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूट, जब आप उस प्लानिंग को जब उस आप प्लानिंग जो कर रहे हो, जो जैसे भी कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, कि आपको जो प्लानिंग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जो सामने वाला बंदा है वो इजीली समझ जाए और इम्प्लीमेंट भी इजी हो जाए और उसका जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान हो वो भी इजीली हमारा हो जाए। यही हेल्प करता है हमारा क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन यही है। और मैनेज टू परफॉर्म दियर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम पॉइंट है आपका। ये इंपॉर्टेंस है हमारे कम्युनिकेशन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम बैरियर्स। अब देखिए कुछ बैरियर्स तो जरूर आते हैं, आपको बताए थे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में भी कि कई सारे बैरियर्स आते हैं। तो पहले बैरियर्स होते क्या हैं कम्युनिकेशन में? बैरियर्स मतलब क्या होता है, दिस फॉर वी हैव सीन व्हाट वी मीन बाई द बट एट टाइम्स इवन आफ्टर टेकिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, दिस फॉर वी हैव सीन व्हाट मीन बाई द सेंडर। यस, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई भी सेंडर जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो सेंडर के द्वारा, जो कम्युनिकेशन के द्वारा जो मैसेज भेजा जा रहा है, लेकिन वो एक समय पे, बट एट अ टाइम इवन आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ एवरी अदर डिटेल सम मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज। यस, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी आप मैसेज भेज रहे हो, सेंडर के थ्रू मैसेज कर रहे हो, तो वो तो हमेशा जो कम्युनिकेशन है वो इजी अच्छा हो रहा था, लेकिन क्या होता है कुछ समय पे होता है क्या ऐसा कि जो इंफॉर्मेशन हो वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो अच्छा नहीं, मतलब कि जो रियल, जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाता है, उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। इसलिए ये बैरियर इसी को बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज। जहां भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आ रहा है तो समझिए वो बैरियर आ गया। अब इसको एलिमिनेट करने के तरीके क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, उस बैरियर को हटाने के लिए कहीं ना कहीं हमको उस बैरियर को समझना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही जरूरी है। और कॉमन बैरियर क्या हो सकते हैं, लैंग्वेज का अधिकतर बैरियर देखते हैं, अधिकतर लोग को, मान लीजिए आज के समय इंडिया में क्या होता है, अधिकतर इंग्लिश और हिंदी का होता है बैरियर। तो ये कहीं ना कहीं ये बैरियर जो है ना उसको हमको समझना होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग एक ग्रैप्स करना होगा, एक अच्छे लेवल पे उसको ग्रैप्स करेंगे। जब उसको आप अच्छे लेवल पे उसको ग्रैप्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा वो आप जानेंगे, हाँ यार ये ऐसा होता है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा
अंदाज उस पे उसको क्या करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। और दूसरा क्या, इंट्रोवर्ट बिहेवियर। यस, कॉमन बैरियर्स ये भी हो सकता है कोई अपना एटीट्यूड दिखाने लगे, या किसी का बिहेवियर होता है, जो आंतरिक बिहेवियर होता है, कभी कभी वो एक्सप्लोर होने लगता है आपके जो वे ऑफ कम्युनिकेशन में, वो कहीं ना कहीं दिखने लगता है। ओवर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यस ये भी हो सकता है कॉमन बैरियर में, कि आप कभी कभी जब आप बोलते हो तो या तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, या कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। तो ये एलिमिनेट करने का हमको कॉमन बैरियर, इस तीन जो कॉमन बैरियर है उसे आपको समझना होगा अच्छे तरीके से, और उस पर वर्क परफॉर्म करेंगे। तब जब वर्क परफॉर्म करेंगे तो वो बैरियर कहीं ना कहीं आपके यहाँ से वो हट जाएगा। तो ये हमारे थे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के, और एलिमिनेट हम इस बैरियर को कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अदर बैरियर। तो अदर बैरियर जो आपके सिलेबस में वो क्या है, लिसनिंग टू द पीपल। पहले मीनिंग समझते हैं क्या है लिसनिंग टू द पीपल में। लिसनिंग टू पीपल में क्या है, पहले फाइट वनली क्या होता है, इसका फाइट वनली मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप लिसनिंग अच्छे से नहीं करेंगे, जैसे पीपल, देखिए जो लिसनिंग होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा स्किल होता है कि सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाला जो पर्सन बैठा है उसकी बातों को अच्छे से समझना, वो भी एक स्किल्स है। दे वॉन्ट वनली शट अप। यस, अगर फाइट, देखिए अगर आप लिसनिंग नहीं करेंगे, अगर तब क्या होगा, आपके बीच में फाइट क्रिएट होगा, तो आप क्या करना चाहोगे, एक दूसरे को केवल शट ऑफ करना चाहोगे, वो कोई इफेक्टिव नहीं है। वो डिस्कशन पहले आप कर रहे थे वो आर्गूमेंट में बदल जाएगा। यस, इसलिए ये कोट्स आप पेपर में जरूर लिखिएगा। वो कोट्स क्या है, अवॉइड आर्गूमेंट एंड वेलकम डिस्कशन। यस, आप जब भी कम्युनिकेट करते हो तो उसमें जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वो पहले डिस्कशन से होता है, कि सामने वाले बंदे को आप अंडरस्टैंडिंग करना, उसको अच्छे से समझना। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है लिसनिंग टू द पीपल, ये वाला स्किल्स नहीं है, तो क्या होगा, वो डिस्कशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आर्गूमेंट में। इसलिए ये कोट्स आप रिमेंबर करिएगा, हमको आर्गुमेंट नहीं करना है, हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो, उससे नॉलेज कई सारे आप गैदर कर सकते हैं यार। इसलिए आपको आर्गुमेंट नहीं, डिस्कशन करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, इस जो सेशन होगा वो कहीं ना कहीं आप समझोगे, उनकी बातों को समझोगे, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा। और फ्रूटफुल कंक्लूजन आएगा, जो कंक्लूजन ओवरऑल आएगा वो भी हमारा जो होगा फ्रूटफुल होगा, उससे कुछ आप निकाल सकते हो, कुछ आपका मोरल्स, कुछ कंक्लूजन निकल सकता है। मोर लर्नर टेक्नोक्रेट। यस, आप जो लर्न करोगे वो भी अलग लेवल पे करोगे। अगर आप बहस ही करते रह जाओगे, अगर आप सुनोगे अच्छे से नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपका वो बहस में कन्वर्ट हो जाएगा। हेल्दी कम्युनिकेशन। यस, हेल्दी कम्युनिकेशन होगा उससे उससे वो क्या होता है, एक हेल्दी होता है, एक तुम्हारा हमारा अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी में क्या लोग करते हैं, मार पीट, अगर बातों से बात, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। लेकिन क्या ये हमारा कम्युनिकेशन मीनिंग है? नहीं यार, हमारा जो एक्चुअल मीनिंग है वो हेल्दी कम्युनिकेशन है। डिफरेंट डिफरेंट आपको डायमेंशन से व्यू पॉइंट नजर आएंगे। अगर आप बातों को समझोगे, आप जो मन में बातें रखी हो उससे आप विजुलाइज करोगे, कहोगे यस ये बंदा सही कहा, जो मेरे मन में पॉइंट था वो गड़बड़ था। इसलिए कहीं ना कहीं आपके मन में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कंडीशन आएंगे, आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। आज के समय 80% जो वर्क है डिपेंड ऑन ओनली बाई लिसनिंग और अदर लिसनिंग टू अदर्स। अगर आप दूसरे को समझते हो, दूसरे के बातों को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, उसको लिसन करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक इफेक्टिव क्रिएट करता है। आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर देता है। कम्युनिकेशन बिजनेस आर डिस्कवरिंग। यस, उससे क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होने के कारण क्या होगा, जो वर्ड आप स्पोक करोगे उस हिंजेस में, जितने पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप उस बातों को सुनोगे, समझोगे, तो उससे क्या होगा, आप समझ जाओगे, दूसरा व्यक्ति जो होगा वो समझ जाएगा कि आपको कैसे उसके सामने बात करना है। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी यार ना, वो कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, एक ब्रॉड वर्जन, एक ब्रॉडर थिंकिंग हो जाएगा आपका। इसलिए कम्युनिकेशन और बिजनेस उससे क्या होगा, डिस्कवर होगा, जब भी आप लिसनिंग टू पीपल करोगे, दूसरे व्यक्ति को आप समझोगे। इसलिए ये पॉइंट आपको जो AKTU के सिलेबस पे भी मेंशन है, आप जरूर समझिएगा। तो आगे हम चलते हैं।
अब देखिए पावर ऑफ टॉक का मतलब क्या है। देखिए पावर ऑफ टॉक क्या होता है, इसमें क्या होता है पावर ऑफ टॉक कि आप जब बात कर रहे हो तो आप जो भी बोलो उसको एक अंडरस्टैंडिंग, एक लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। जब भी आप कोई किसी से बात करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका जो थिंकिंग होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो एक अच्छे लेवल पे आपको सोच के करना होगा। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डेवलप होगा। अगर आपको बात करने का स्किल आता हो, कैसे एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी में कैसे आप बात कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो बिल्डअप होगा। जैसे कोई भी सीनियर है, स्टैंड अप है आपके सामने, उसके साथ कैसे बात कर रहे हो, कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, उसके थ्रू वो क्या करेगा, आपको इवेल्युएट करेगा, वो आपको समझेगा, आपको रिव्यू देगा कि क्या हाँ सही है क्या गलत है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन भी होगा कंपनी में। अब जब प्रमोशन होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज करेगा। यस, पावर ऑफ टॉक जो होता है वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज करता है। खास करके ये वुमेन में अधिक होता है कि उनके पास पावर ऑफ टॉक जो होता है वो एक हायर लेवल का होता है। उससे क्या होता है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका एकदम इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज लेवल पे हो जाता है। अब देखते हैं, ये आपका रहा पावर ऑफ टॉक का मीनिंग कि आपको जो बात करनी है, जो आप बात कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं आप एनालिसिस, उसको थिंकिंग, उसको लॉजिकली, एक्सपेरिमेंटली, ऑब्जर्वेशनली सभी को आपको थिंक करके वो बोलना है। उससे क्या होगा, आप डेवलप करोगे अपने परफॉर्मेंस में, इवेलुएट आपका सीनियर या आपका करेगा, या जो आपके हायर अथॉरिटी होंगे, और आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा तो उसके कारण जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब आगे बात करते हैं पर्सनल सेलिंग। यस, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, आप देखेंगे अधिकतर लोग लेबर स्किल्स वाले या सेमी स्किल वाले या कोई लेबर स्किल के या कोई अदर स्किल्स हैं, वो क्या करते हैं, अधिकतर लोग 99% लोग अपने बॉडी को यूज करके अपने बॉडी से वर्क करते हैं और परफॉर्म करते हैं एक्शन को। लेकिन 1% ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो माइंड को यूज करके इस 6 से 10 इंच के जो माइंड है, बॉडी के 10 इंच, 6 से 10 इंच, उसको यूज करके वो कोई चीज़ बिजनेस में या कम्युनिकेशन में या कोई भी प्रकार का रोल परफॉर्म करते हैं। तो पर्सनल सेलिंग मतलब क्या होता है, आप अपने आप को कैसे, आप अपनी आपको यूज कर रहे हो, अपने बॉडी को यूज कर रहे हो या माइंड को यूज कर रहे हो, या दोनों के को एग्जिस्टेंस मैचुअली को अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये ऑकर होता है कब, जब सेल रिप्रेजेंटेटिव मीट विथ पोटेंशियल क्लाइंट फॉर अ पर्पज ऑफ ट्रांजेक्टिंग द सेल। यस, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए आपका कपड़े का दुकान है, तो उसमें क्या होता है, जो वहाँ पे स्टाफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको कैसे भी, जो कस्टमर होता है उनको कैसे वो सेल करना है, उनको कैसे भी करके वो सेल करना है। तो ये क्या हो गया, जो आप रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे सेल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसके साथ मिलना है, घुलना है, और उसका जो पर्पज क्या होता है, उसका ट्रांजेक्टिंग सेल, उसको जो परफॉर्म, जो दिया गया एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो उस एक्शन को परफॉर्म करे। तो हमको इसके पर्सनल सेलिंग के लिए क्या होना जरूरी है, इफेक्टिव नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज के साथ साथ अगर डिग्री आ गया तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस में जरूर बदल जाता है। यस, ये पॉइंट को आप मेंशन कीजिएगा जरूर कि इफेक्टिव, अगर आपके पास नॉलेज आ गया, डिग्री आ गया, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। और इस 1% ऑफ यूज ऑफ जो माइंड कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको रोल करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। इसलिए उसको आप पर्सनल सेलिंग में बॉडी लैंग्वेज भी आता है, ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे पहने हुए ड्रेस हैं, इंटरव्यू होता है इसी में, वेल ग्रूम्ड हो कि नहीं हो, कि अच्छे से दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, कि जैसे होता है अधिकतर लोग कैसे पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, अधिकतर लोग किसी को सेल्स, अगर कोई भी उसको सेल करना है तो कैसे भी आ जाता है। नहीं यार, अगर आपको अच्छे से सेलिंग करना है, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो आप जिस वे से प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसका नॉलेज होना पहले बहुत ही मस्ट है। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट प्रेजेंट योर एक्सप्रेशन टुवर्ड्स अदर पर्सन। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आप रिमेंबर कर लीजिएगा पर्सनल सेलिंग में। फिर आगे बढ़ते हैं हम। Yes.
अब देखिए, अब बैरियर्स क्या हो सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कई सारे बैरियर्स आते हैं। तो जो बैरियर होते हैं, आपको बैरियर तो वो दिखाए थे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब बैरियर्स के बारे में कुछ और बात करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या होते हैं, जो लिमिट करते हैं या रिड्यूस कर देते हैं क्या आपके, कैसे आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे उस मैसेज को कैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं जो मैसेज हो वो इजीली वे से नहीं आ पा रहा है, तो उससे आप क्या बोलोगे, बैरियर आ गया हमारे कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अब बैरियर कई प्रकार के हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकते हैं, साइकोलॉजी, इमोशनल, एटीट्यूड बैरियर हो सकते हैं, या टेक्नोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, या फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्शन बैरियर, सोशियो रिलीजियस बैरियर। तो इनको सब एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। यस, देखिए, अब जो हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या आता है, अब देखिए लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या होता है, वो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे खराब कर देता है। मान लीजिए आप देखिए, कई सारे हमारे जाते हैं कि वर्ल्ड क्या है, अफ्रीका, एशिया, यूएसए, कई सारे सबके अलग अलग अपने खुद के लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं वो रीजन, जो रीजन वाले, मेजर रीजन वाले क्या होंगे, खुद के अपने अपने लैंग्वेज हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंडरस्टैंडिंग को समझना, उनकी बातों को समझना, इसलिए कहीं ना कहीं हमको परेशानी आती है। तो इसलिए वो लिंग्विस्टिक बैरियर कहीं ना कहीं हमारा एक बैरियर होता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, स्टेज फियर, कोई अगर स्टेज पे जाता है उसे कहीं ना कहीं वो डर सा लगता है, स्पीच जो आप देते हैं उसमें डिसऑर्डरनेस होता है, या फोबिया होता है, डर होता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है साइकोलॉजिकल बैरियर में। इसलिए आपको ये सब पॉइंट आपको रिमेंबर करने होंगे। अब इमोशनल बैरियर में क्या होता है, कभी वो एंगर हो जाता है जल्दी, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जो ह्यूमर है डेवलप करना, ह्यूमर अधिक डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल आपका अच्छा नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इमोशनल बैरियर भी आते हैं। अब फिजिकल बैरियर का बात करते हैं। फिजिकल बैरियर में जैसे नॉइज आ गए हैं, जैसे क्लोज द डोर, जब आप बात कर रहे हो तो उसमें डोर क्लोज अब ओपन, क्लोज ओपन वाला आवाज आ रहा है। कोई भी जो इक्विपमेंट्स वो अगर फॉल्ट हो तो उसमें बैरियर आ रहा है। कोई भी लार्ज ऑफिस, जैसे लार्ज ऑफिस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ऑफिस आपका इतना ही बड़ा है कि आप जाने में आलस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का बैरियर ही होता है। अब बात करते हैं हम कल्चर बैरियर। कल्चर बैरियर में क्या होता है कि कल्चर बैरियर में डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। ये हो सकता है कि सोसाइटी का, कई लोग का अलग अलग पहनावा है, कई लोग का अलग समाज है, कोई लोग का कई अलग धर्म है। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। इसलिए आपको टॉलरेट करने में कहीं ना कहीं सबके पास वो कैलिबर नहीं होता है कि सब लोग टॉलरेट कर पाए। इसलिए कहीं ना कहीं टॉलरेट और कोर्टियस का हमारे अंदर एक कल्चर बैरियर नजर आता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक कोका कोला क्या किया था, कोका कोला जब अपना एक एडवर्टाइज कर रहा था तो उसमें क्या बोला था, जैसे उसमें उन्होंने बोला था कि एक प्रचार आप बनाइए, उसको 3 भागों में बांटिए। तो जो कोका कोला था उसमें क्या होता है, अधिकतर आप छोड़िए, इसका एग्जांपल एक छोड़िए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया था, पहले एक पिक्चर बनाया था कि फायर्ड, एक गर्मी, एकदम गर्मी सा हो, और उसके नीचे कोका कोला हो, फिर उसके नीचे फ्रेशनेस हो। तो देखिए पहले क्या था हमारा कि देखिए कोका कोला हो, मतलब कि जो एकदम फायर वाला जगह हो, एकदम पसीना वाला जगह हो, वहाँ पे कोका कोला उसके साथ हो, फिर बाद में उसके साथ फ्रेशनेस हो। ये डिजर्ट में हमारा हो रहा था। तो डिजर्ट में हो रहा था, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, पहले आप फ्रेश, एकदम पसीना हुआ आपको, फिर कोका कोला पिए, तो उसके बाद फ्रेश हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ऐसे हुआ हमारा। लेकिन यही ऑर्डर क्या हुआ, हम अगर इसको गल्फ कंट्री में ले गए तो वहाँ क्या होता है, वहाँ हमारा क्या होता है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में हो जाता है। तो वहाँ के लोग पहले क्या है, फ्रेश हो गए, फिर कोका कोला पिए, फिर गर्मी होने लगा। तो ऐसा मिस इंटरप्रेट हो गया, हमारे जो भाषा थे, जो हम कहना चाह रहे थे वो उल्टा हो गया। आपको सिंपली एक समझाते हैं, मान लीजिए आपको पहले क्या होता है, स्वेट होता है, पसीना आता है, फिर क्या होता है, कोका कोला लेते हैं, फिर आपको फ्रेश होते हैं। तो ये तो हमारा क्या, राइट टू लेफ्ट हमारे इंडिया में या हमारे अधिकतर कंट्री में। लेकिन आप उर्दू अगर दूसरे लैंग्वेज में देखोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कि पहले फ्रेश थे, फिर कोका कोला पिए, फिर कहीं ना कहीं स्वेट, पसीना होने लगा। तो इसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं वहाँ का कल्चर जो था वो अलग अलग कल्चर होता है, इसलिए वो एक प्रकार का बैरियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यस, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल बैरियर। यस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रहता है, तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हमारा रीच होता है वो गलत इन्फॉर्मेशन रीच हो जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है तो। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड बैरियर में क्या होता है, कोई इंट्रोवर्ट नेचर का होता है। मतलब इंट्रोवर्ट नेचर क्या होता है
कि वो सामाजिक समाज से जुड़ना नहीं चाहता है, वो अपने आप मतलब कि वो इंडिविजुअल रहने वाला व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं वो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा हो, कि उसका नेचर ईगो बेस हो सकता है या इनकंसिडरेबल बिहेवियर हो सकता है, कई सारे। इसलिए बिहेवियर भी हमारा जो एटीट्यूड है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल बैरियर में क्रिएट करता है। फिर उसके बाद परसेप्शन बैरियर। अब देखिए ये आप तो कोड जानते होंगे, डिफरेंट पीपल हैव परसीव डिफरेंट डिफरेंट फॉर सेम थिंग। यस, कि कई लोग कहेंगे अल्कोहल, कोई कहेगा गुड है या कोई कहेगा बैड है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा परसेप्शन भी क्रिएट करता है। नॉलेज भी जो परसेप्शन का होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। यस, कि आप उसको सामने वाले को आप कैसे समझा रहे हो कि ये बात सही है या ये गलत है। इसलिए आपको डिफरेंट पीपल है परसीव डिफरेंट फॉर सेम थिंग, ये आपको कोट्स लिखना होगा जरूर से जरूर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, रिस्क टेकिंग एंड रेजिलियंस क्या होता है। अब देखिए बैरियर हो गया। अब देखिए रिस्क टेकिंग, देखिए रिस्क टेकिंग क्या होता है, कोई भी आप कंपनी या कोई भी आप एंटरप्रेन्योर हो तो रिस्क टेकिंग मतलब क्या होता है कि आप जानते हो कि इसमें हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि रिस्क टेकिंग। आपने रिस्क लिया। रिस्क क्या होता है अधिकतर कि जैसे मान लो आप कि 10 लाख रुपए आपके पास हैं, तो आपने कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप किया, वो पूरा 10 लाख रुपए लगा दिए। उससे क्या हुआ, आपको पता था, आपके माइंड में था कि कहीं ना कहीं ये लॉस में भी जा सकती है, प्रॉफिट में भी जा जाती है। तो आपने क्या किया, रिस्क लिया, रिस्क टेकिंग। और रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, उसको कैसे, जो आप मान लीजिए आप सपोज लाइक 10 लाख रुपए लगाए थे लेकिन आप हार गए, तो उससे क्या होगा, जब हार गए तो उसको कैसे फिर से आप उसको बिल्डअप करना, जो बिल्डअप जो हारे हैं आप उसको फिर से वापस बिल्डअप करना, उसी को क्या बोलते हैं रेजिलियंस, कि उसको दोबारा बनाना। रेजिलियंस इज अबाउट एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ क्राइसिस while strengthening of the resources of a system in order to cope with risks, stress and shocks। yes, जो risks या कोई भी स्ट्रेस या कोई भी शॉक्स के, जैसे कोई भी आपको मान लीजिए शॉक, जब मान लीजिए रिस्क आपने लिया, उसमें क्या हो गया, आपको पता चला कि नहीं यार ये हमारे लिए प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा, जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप क्या करोगे कि आप कहीं ना कहीं आपको शॉक आएगा, स्ट्रेस हो गया आप, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड होगा वो खराब होने लगेगा। लेकिन रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि जो रिस्क और स्ट्रेस और शॉक्स के थ्रू जो हमारा हार्म हुआ है, जो रिसोर्सेज का डिक्रीमेंट हुआ है, उसको फिर से बिल्डअप करना, फिर से स्ट्रेंथ हाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। प्रोफेसर जो लिनकाओ थे वो क्या बोले थे, ट्रेडिशनल रिस्क फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। वो एक पॉइंट है, आपको रिमेंबर करना है, जो पुराने जमाने का जो रिस्क होता था वो क्या होता था, वो फोकस करता था हमारे प्लानिंग पे। वो उसका मतलब क्या था, प्लानिंग कर लिए, वही एक बड़ा रिस्क है। अपने जो वल्नरेबिलिटीज है उसको खत्म करिए, धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे, वही रिस्क है। पुराने के समय लोग ऐसा सोचते थे। तो ये पॉइंट आप अपने जो आपके पेपर में है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा जाता है कि हाँ बंदे के ऊपर जानकारी है, कई सारे एनालिसिस, कई सारे रिसर्च किया है। इसलिए आप इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा, जरूर एंड जरूर। अब देखिए निगोशिएशन क्या होता है। निगोशिएशन, मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, उसमें क्या करते हो, कहते हो अरे, जैसे मान लो सब्जी लेने जाते हो तो उसमें क्या होता है आप कि आप निगोशिएट करते हो, भैया ये 10 रुपये किलो नहीं, हम 8 रुपये किलो लेंगे। तो क्या कर रहे हो आप, वो निगोशिएट कर रहे हो। उसी का डिफिनेशन हमको यहाँ पढ़ना है। तो निगोशिएट क्या होता है, ये हमारा होता है अ डायलॉग बिटवीन 2 और मोर पीपल पार्टीज टू रीच अ बेनिफिशियल आउटकम। आपने क्या किया, डायलॉग मतलब बातचीत की, किसके बीच में, दो या दो से अधिक पीपल में, दो या दो से अधिक पीपल्स या पार्टीज हो सकते हैं, इन्वॉल्व हुए, और उन दोनों जब कंबाइन हुए तो बेनिफिशियल दोनों का हुआ, बेनिफिशियल आउटकम। कैसे ये दोनों का हुआ, मान लो आप सामान खरीदे तो उसके लिए आपको सोचे यार कम दाम में खरीद लिए, तो आपका जो बेनिफिशियल आउटकम हुआ, और जो बेच रहा है उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो बेचा होगा। तो इसमें क्या हुआ, दोनों लोगों को प्रॉफिट हुआ। यही चीज है, टू डायलॉग बिटवीन 2 और मोर पीपल पार्टीज टू रीच बेनिफिशियल आउटकम। यस, जिसमें बेनिफिशियल आउटकम आए उसी को क्या बोलते हैं, निगोशिएशन। ये जो इंट्रैक्शन और प्रोसेस होता है बिटवीन इंटाइटीज या हु एस्पायर टू एग्री ऑन अ मैटर ऑफ
म्यूचुअल इंटरेस्ट वाइल ऑप्टिमाइजिंग दियर इंडिविजुअल यूटिलिटी। यस, इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप कैसे निगोशिएशन, आप निगोशिएटर कैसे अच्छे हो सकते हो, जब आपका इंटरेक्शन करने का, किसी प्रोसेस को समझने में, किसी जैसे इंडिविजुअल को अंडरस्टैंडिंग करने में आपका एक हायर लेवल है। आप समझ रहे हो उस व्यक्ति को, उस बंदे को कि यस ये उसका जो इंटरेस्ट है इस गुड्स को, मान लीजिए इस गुड्स को बेचना है हमको, तो इस गुड्स को बेचने के लिए आप कैसे इंटरेक्शन, जो आपका प्रोसेस है, आपका जो मतलब कि क्या होता है कि अधिकतर क्या होता है, इसको सही दाम में लगाने के लिए आप जो इसमें इसके लिए प्रोसेस, जो इसके लिए लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई नहीं कह सकते, एक इंटरेक्शन कर सकते हो, जो हमारा बायर है उससे आप क्या करोगे, अच्छे से उसको क्या करोगे, उसके साथ इंटरेक्शन करोगे, निगोशिएट करोगे। निगोशिएट देखिए दोनों साइड से होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप खरीदने गए हो आप ही नहीं, तो वो सामने वाला भी आपको कन्विंस कर सकता है, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये आपको कहीं ना कहीं अपने इंटरेक्शन के थ्रू वो कन्विंस करता है। उसी का मीनिंग क्या है, निगोशिएशन। यस, तो आगे बढ़ते। अब देखिए निगोशिएटर होता है वो कौन होता है, निगोशिएटर वो होता है जो नीड टू अंडरस्टैंड द निगोशिएशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस आपको पीछे वाला बताए थे कि वो निगोशिएशन मतलब क्या होता है, वो उसको अच्छे तरीके से, जो निगोशिएटर होता है ना, वो अच्छे तरीके से उसको समझता है, जानता है और उसको चेक करता है, तो वो चांस खोजता है कैसे हम डील को क्लोज करें, कहाँ पे हम, वो क्या करता है। एक गुड निगोशिएटर क्या होता है, जो कन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं अवॉइड करे, और जब वो कन्फ्लिक्ट को जब अवॉइड करेगा तो वो चांस जो होता है, क्लोज डील वाला जो चांस होता है, तो कहीं ना कहीं उसे क्या मिलता है, अच्छे लेवल पे प्रॉफिट मिल गया, कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट जो है वो एक हायर लेवल पे करे। दोनों को जो इसमें प्रॉफिट होता है हमारा, ये दोनों को होता है, जो बायर होता है और सेलर होता है। क्योंकि जो बायर होगा वो कहीं ना कहीं सोचेगा, उसके जो माइंड में होगा वो सोचेगा कि हाँ ये मुझे अधिक प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो सेलर होगा उसे तो एक्चुअल कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट का है उसको तो उसे पता होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं जो इसमें बेनिफिशियल आउटकम आता है फ्रॉम टू साइडेड। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि जो बेनिफिशियल आउटकम आता है हमारा इसमें, वो दोनों साइड से आता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साइड से आ रहा है। तो निगोशिएटर क्या होता है, वो समझता है इस बातों को, तो इसलिए अवॉइड करता है कन्फ्लिक्ट को। अधिकतर क्या होता है, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो कभी कभी आप निगोशिएट करते करते, कभी कभी नहीं, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो डिस्कशन होता है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में हमारा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो एक गुड निगोशिएटर होता है वो इस चीज़ों को जानता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है और उससे क्या करता है, प्रॉफिट गेन का, दोनों का जो प्रॉफिट गेन है, और मैक्सिमाइज द म्यूचुअल गेन्स, और दोनों का कहीं ना कहीं जो आउटकम हो वो हमारा बेनिफिशियल हो। तो ये हमारा मीनिंग है किसका, नेगोशिएटर का, निगोशिएशन का। तो ये हमारा टोटल 5th यूनिट रहा आइडिया टू बिजनेस मॉडल में। तो ये आपका कंप्लीट रहा। आप इसको पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।